अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेसिक आइडिया नहीं होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को गलत करोगे। तो सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं वैसे पढ़ लिया, आई प्रॉमिस यार कि आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। तो ना जो पार्ट होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल, हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जहां पर था वहां OH लगाया, दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर हम लोग OH की जगह पर जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर अगर हम लोग Cl लगा दे तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। अगर जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर अगर हम बेंजीन रिंग अटैच कर दे इसे क्या बोल रहे होंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मगर भाई साहब केमिस्ट्री में कुछ लोग रहा नहीं गया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का भी नाम उन लोगों ने रख दिया क्यूमीन। तो क्यूमीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। इन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम भी आपको पता होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहां भी लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब अगर चारों वैलेंसी में कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वहां पर मिथाइल मिथाइल कनेक्ट कर दें और जो बीच वाली कार्बन की वैलेंसी उसकी अगर हम फ्री कर दें जिसको हम लोग 3 डिग्री कह रहे होते हैं, तो यहां पर हम लिख रहे होते हैं टर्सरी। टर्सरी का मतलब ही होता है 3 डिग्री। तो 3 ठीक है, तो क्या काम करना, यहां जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं यहां पर एक बार हम लोगों ने Cl लिखे, एक बार OH। क्वेश्चन में आपको यही 2 कंपाउंड दिख रहे होंगे। अगर हम लोग Cl लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड चिल्ला रहे होंगे और यहां पर OH लगाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिख रहे होंगे। कॉमन नेम भी मैंने लिख रखे हैं आईयूपीएसी नेम। ब्यूटाइल वगैरह क्या है, ये कॉमन नेम है और जो नीचे मैंने लिख रखा है वो क्या है, आईयूपीएसी नेम। यहां पर हम लोग Cl अटैच कर देते तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। Cl लगा देंगे तो बेंजाइल साइनाइड, अगर NH2 लगा दिया तो बेंजाइल अमीन, और अगर यहाँ पर क्या लगा दिया OH लगा दिया तो बोल देंगे बेंजिल अल्कोहल। या फिर CHO का स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही खुलेगा, जिसका नाम क्या होगा, एसेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो CHO था, तो जब भी CHO होता तो क्या बोल रहे होते, एल्डिहाइड बोल रहे होते। सब में देखो CH3C डबल बॉन्ड, जितने कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं आपको इससे ज्यादा कंपाउंड मिल ही नहीं सकते। ठीक है, मैंने सारे ढूंढ के आपके लिए लिखकर यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड एसिड तो लगाना ही लगाना है, जब भी CONH2 होता तो क्या लगाते हैं, एमाइड। अब यहाँ देखो CH3C डबल बॉन्ड Cl होता है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एसिड। यहाँ भी लगाना है तो एसिटिल हो जाएगा, और जब भी COCl होगा तो क्या लगाएंगे, इल क्लोराइड, YL क्लोराइड। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखो इसका नाम क्या है, एसिड, तो यहाँ भी लगाना है क्योंकि देखो ये कीटोन है, मैंने स्टार्टिंग में कीटोन है इसलिए क्या लगाएंगे, ओन लगा देंगे। उसी तरीके से हमारे सामने आता है भाई एसिटोफेनोन वगैरह, भाई सारे कंपाउंड बड़े ही फेमस मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आता है, देखो हमारे सामने आता 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोले। तो देखो एसिड यहाँ भी इस्तेमाल करा गया, इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। ये जो भी गिवन कंपाउंड है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग किसकी रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3COCl के साथ करा देंगे। यहाँ पर लेते हैं पिरिडीन, क्या ले लेते हैं, पिरिडीन बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का Cl और यहाँ का H निकल जाता है Cl, और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है, जिसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, एस्पिरिन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका नाम वगैरह मैंने सब कुछ लिख रखे हैं भाई, तो इसको ध्यान से देख लेना। HCHO को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। HCOOH को क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड। भाई बहुत जगह तो आपने बचपन से देखे होंगे, दैट मींस 9-10 से देखते आ रहे होंगे कि HCOOH क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। दो ही सबसे ज्यादा फेमस है, फॉर्मेल्डिहाइड, द सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड, तीसरा वाला भी कम ही फेमस है। अगर आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिखाई देता है तो इसको हम लोग इथाइन बोल रहे होते हैं, और इसका नाम क्या, एसिटाइलिन। तो वहां पर यहाँ पर तो CH3C डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसका कॉमन नेम भाई साहब एसिटाइलिन है, तो इसको रट्टा मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामने CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो दोनों में ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसके नाम में भी देखो एसेट लगा है, एसिटोनाइट्राइल बोल रहे होते हैं, या फिर इसी को मिथाइल साइनाइड बोल रहे होते हैं, या फिर इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेन नाइट्राइल। ऊपर वाले लिखे गए इनमें कुछ अलग ही खासियत है, जो नीचे वाले लिखे गए इनमें कुछ अलग ही खासियत है। आपको नाम भी याद करने हैं और वो खास बात भी याद रखना है, ताकि आप आगे की क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएं। अब मैंने क्या लिख रखा, जो #1 लिखे हैं सारे ऊपर वाले, सारे कैसे हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जो ये नीचे वाले हैं ये सारे कैसे, इन सबके पास लोन पेयर होता है। क्या होता है इन सबके पास, इन सबके पास लोन पेयर होता है, तो दैट इज वाई दे आर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और लोन पेयर नहीं है दैट मींस इन सारे कंपाउंड के ऊपर पाई बॉन्ड है। आप सिंपली याद कर लो, अगर ये वाले हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो दूसरे वाले जो बच गए क्या हो जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन करने में इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग में रख लो। अगर आपके सामने कभी भी अल्केन आ जाए ना, तो इसकी क्या कराओगे, क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट मींस रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्या काम करना है, जो भी अल्केन होगी उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से खींचना है और एक ClHCl बनाकर निकाल देना। अब ये जो भी मेरे पास अल्काइल क्लोराइड बना है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा दे एक बार सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होता है, जो भी ये वाला पार्ट होता है ना, ये डबल हो जाता है। यही सेम चीज कॉपी कर दो।
तो आपने क्या देखा कि हम लोग जब भी एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे के साथ करा दे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ करा दे, तो हमें डबल नंबर ऑफ कार्बन मिल जाते हैं। देखो यहाँ कार्बन 2 थे ना, तो कितने कार्बन मिल गए, 4 कार्बन। तो बना क्या यहाँ पर, ब्यूटेन बन गया। बात समझ में आ गई। अगर हम लोग केसियन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो केसियन के साथ कराने से क्या होता है, यहाँ पर के और सीएल चले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का KCl, और जहाँ पर सीएल था वहाँ पर क्या रहता है, CN। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखो बच्चा यहाँ पर गलत करता है, जब भी AgCN आता है ना तो गलत करता ही करता है भाई। यहाँ पर ऐसा मत करना तू, AgCl तो निकल जाते हैं बच्चा, इतना तो करता है भाई, AgCl तो चले गए, मगर गलती यहाँ कर देता है। यहाँ पर क्या काम करना है पता, CH3 CH2, यहाँ पर आपको NC लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, NC। ध्यान रखना, यहाँ पर CN नहीं लिखना है, NC लिखना। जब भी NC होता है तो आइसोसाइनाइड कहते हैं, तो यहाँ नाम लिख लो। अब जब भी आपके सामने मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लिखा होगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी Cl है ना इसके बीच में ना आपको क्या काम कर देना, मैग्नीशियम को ठूस देना है मत। तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं अब पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई हमारे सामने कोई और भी रिएक्शन है क्या जिससे हम लोग आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस, वी हैव अनदर रिएक्शंस थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हमारे सामने कभी भी 1 डिग्री अमीन हो, याद हो जो मैं जो पॉइंट लिख कर लेकर आया हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ, तो यहाँ पर अगर हमारे सामने 1 डिग्री अमीन हो, इट मे बी एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक, तो क्या होगा, अगर क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 या फिर NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा। अच्छा एक बात अभी भी आपको क्लियर कर दे कि चाहे पेपर में NaOH लिखा हो या फिर KOH लिखा हो, घबराना नहीं। NaOH को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, अगर पोटेशियम लिखा गया होता तो यहाँ पर बोलते हैं उसे कॉस्टिक पोटास। तो पेपर में कई बार लिख कर आता है कि क्लोरोफॉर्म विथ कॉस्टिक पोटास, तो घबराना नहीं है। जहाँ पर ये देखो आपको NH2 दिखाई दे रहा है ना, इस NH2 को चेंज किस में कर देना है, सिर्फ NC में। तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग कार्बिल अमीन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता कि इसमें खास बात क्या है, जो ये आइसोसाइनाइड बनता है ना, बहुत ही बेकार इसकी स्मेल होती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन में भी कौन से अमीन, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। मैंने नीचे एग्जाम्पल लिख रखे, एग्जाम्पल देखो, जो जो एग्जाम्पल लिख रखा हूँ एग्जाम्पल भी सब बिल्कुल यही प्रिपेयर करके जाना है। देखो यहाँ पर लिख रखा है मिथाइल अमीन लिख रखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा गया, तो क्या काम करना है पता है, NH2 का हटाना है भाई, NC लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा नेक्स्ट हमारे सामने आता है एनिलीन। मैंने बार बार कहा यार, हर बच्चे से कहा है, पेपर में बच्चा पढ़ के तो जाता है यार, लेकिन दिक्कत की बात है ना कि जो बेंजीन रिंग जब भी आपको दिखाई दे जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, C6H5। क्या लिखेंगे हम लोग, C6H5। ठीक है, कई बार पेपर में पढ़ के तो आप ऐसे गए थे, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आपको ऐसे लिखा मिल गया तो आपको लगा कि मैं तो पढ़ के ही नहीं आया था। भाई इसी चीज को ना ऐसे लिखते हैं, कभी ऐसे लिखा गया हो तो आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब क्या काम करना, सेम फिर काम वही करना, NH2 कटा के NC लिख देना, नाम तो मैंने लिख रखे हैं बेंजीन। अब ये वाला पेज ना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ना गलती क्या करता है, उसको रिएजेंट की सही इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो किसी में भी कोई भी रिएजेंट चिपका कर चला आता है। मगर आप ऐसी गलती मत करना प्लीज़, नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो रिएजेंट पे फोकस करना। क्या काम करना है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने अल्कीन आता है, ठीक है, तो क्या फोकस क्या करनी है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पे आपको सारा फोकस रखना है। देखना है कि किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अगर आपके एरो के ऊपर सिर्फ HBr या फिर HCl लिखा है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखा नहीं, कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपके एरो के ऊपर HBr लिखा गया हो, along with that peroxide लिखा गया हो, तो बी केयरफुल भाई, वहां सावधान हो जाना है। Whenever there will be peroxide, आपको कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहले तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लेंगे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ना पेरोक्साइड दिख जाए तो याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। कैसे लगाना भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरी चीज कि जब भी आपको कुछ नाम लिखा हो कि एंटी पेरोक्साइड लिखा ही ना हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे कैसे फॉलो करते हैं इसको जरा देखो। अगर हमारे सामने सपोज करो HBr लिखा गया, तो इसको प्लस में तोड़ो माइनस में। अब क्या काम करना है,
जो HBr का जो H है ना वहां जाकर जुड़ेगा जहां पर H पहले से ही ज़्यादा है। देखो यहाँ पर H ज़्यादा है ना और यहाँ पर H कम है, तो दैट मीन्स HBr का H वहां जुड़ेगा जहां H पहले से ही ज़्यादा है, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं कैसे याद करता हूँ, M फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, M फॉर मोर। तो जो HX का H उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर अटैच होगा विच पजेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो क्या, देखो CH2 था तो एक जुड़ गया तो क्या करोगे, CH3 कर दोगे। और Br कहाँ जोड़ना है, इस वाले पे जिसके पास लेस होंगे, तो यहाँ पर CH रहेगा और यहाँ पर Br हो जाएगा। याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे, जब दो लोग यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं तो एक बॉन्ड को हम लोग कम कर देते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जहाँ H ज्यादा थे वहां पर हम लोगों ने जोड़ दिए H। किसका रूल फॉलो करा हम लोगों ने, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ बना क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या एंटी का मतलब होता है उल्टा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा रूल फॉलो करना। दैट मीन्स HBr का जो H है उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता था H वहां जोड़ना है जहां पर H मोर है। तो इस वाले में H वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम है। तो H कम कहां पर है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाला H कहां जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2, Br ऑब्वियसली यहीं पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Br। अब खास बात यहाँ पर यह है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में शुरुआत ए से होता है, ए का मतलब 1। अब ये क्यों बता रहा हूँ, जब भी आप कन्वर्जन कर रहे होते हो तो आपको 1 ब्रोमो चाहिए या 2 ब्रोमो चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको 1 ब्रोमो चाहिए तो यू विल गो विथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अगर आपको 2 ब्रोमो चाहिए तो कहाँ जाना है, आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ABCD में पहले आता है, तो याद रखना 1 1 चाहिए हो रहा होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और 2 वगैरह चाहिए रहेगा तो कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। नीचे वाली रिएक्शन देखो ऊपर वाले के जैसा ही कुछ है, यहाँ पर रिएजेंट्स में चेंजेस हो रखे हैं। रिएजेंट अगर हमारे सामने ये होंगे तो क्या होगा और ये होंगे तब क्या होगा। अब यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा गया है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर भी कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट याद रखना जब भी ये सारे रिएजेंट्स लिखे हों हमको अल्टीमेटली इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पानी जोड़ना है। लिखा भले ही कुछ हो, मेरा शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, पानी जोड़ना है। अब पानी कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी पानी जुड़ेगा, यहाँ पर भी पानी जुड़ेगा, बट रूल अलग अलग फॉलो होंगे। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होगा और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि जो H2O का जो H है, सिर्फ आप H पे फोकस करो, H वहां जुड़ेगा जहां पर H मोर है। तो H कहां पर जुड़ेगा, यहाँ पर मोर हाइड्रोजन पे, तो दैट मीन्स OH कहां जाएगा, ऑब्वियसली OH यहाँ। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, CH3 CH और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH3। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, बिना डबल बॉन्ड को तोड़े आपको जोड़ने कोशिश मत करना। डबल था देखो सिंगल हो गया ना, H वहां जुड़ा जहां H पहले से ही ज्यादा थे उससे, और OH कहां जुड़ेगा जहां पर H कम थे। याद रहे सारा फोकस आपका कहां होना चाहिए, बताओ भाई, डबली बॉन्डेड कार्बन पर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। इसमें नाम क्या बन गया, नाम बता दे रहा हूं, प्रोपेन टू ऑल। अल्कोहल स्टार्टिंग में लिखवा रखा था, लिख लेना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर आता है कि अगर B2H6 इस्तेमाल कर रखा, पानी ही जोड़नी है तो H कहाँ जोड़ेंगे, H जहाँ पर कम होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कहता था H वहाँ जोड़ना जहाँ पर H ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा करेंगे, H वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर H कम है। तो यहाँ पर H जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर, का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। आपने यहाँ पर भी एक चीज क्या सीखी, जब भी हमें 1 पे कुछ चाहिए होगा, 1 पे ऑल चाहिए होगा या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन चाहिए होगा, 1 पे चाहिए होगा, दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ABCD में एक 1 नंबर पे आता है ना पहले नंबर पे, तो याद रखना जब भी 1 पे कुछ चाहिए होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। 2 वगैरह चाहिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ में आ गई होगी। आपको फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ CH2O। इससे मेरा फायदा क्या होता है, मैं कहता हूँ 3 2 कितना होता है 6। तो यहाँ पे करना क्या होता है, इस फॉर्मेल्डिहाइड कितने मोल लेने पड़ते हैं, 6 मोल। कितने मोल लेने पड़ते हैं भाई, 6। दैट मीन्स वही सेम चीज तो यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पर लिख लो 6। क्या करना है आपको, ये जो 6 लिखा गया है ना इसको ऐसे लिखना है, CH2 लिखो और यहाँ पर क्या कर दो, होल की पावर 6 कर दो। यहाँ पर नाइट्रोजन 6 - 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने लिखने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 4 लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या कर दो, 4 कर दो। 4 3 कितना हो गया 12। दैट मीन्स आपको क्या कर देना है, 6H2O क्या कर देनी है,
बाहर कर देनी है। किससे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं, जिसका यूरिनरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए करा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको दिमाग में रखना। नाउ द सेकेंड वन इज कि अगर हमारे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए और हमारे सामने, याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड ही लोगे, क्या लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने फिर से CH2O लिखा, क्या काम करना है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो O वाला पार्ट है इसको OH बना देना और इस वाले कार्बन पर ना ये जो R वाला पार्ट इसको चिपका देना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर R, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ बन जाएगा OH। और इस बात को अभी यहाँ गांठ बांध लो भाई कि 1 डिग्री एल्कोहल ही बनता है अगर आप क्या लेते हो, RMGX की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, HCHO के साथ कराते हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट हुआ है। एक चीज यहाँ पर नोट कर लो, ये R कौन सा था, तो ये R था ग्रिग्नार्ड का। कौन सा था ये R, ग्रिग्नार्ड का था। बात समझ में आ गई ना। ये जो चारों आपको सामने रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वर्जन में खूब कर रहे होंगे। इनमें खास बात क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन सी बात है और कुछ ना कुछ अनकॉमन सी बात है। कॉमन सी बात क्या है, इन सब में ऑक्सीजन ऐसे ऐसे उड़ा देनी है। और कॉमन क्या बात नहीं है कि इन सब में रिएजेंट चेंजेस हैं। रिएजेंट में चेंज क्या क्या है, यहाँ देखो इन दोनों में रिएजेंट LiLH4 इस्तेमाल करे गए हैं, जबकि इन दोनों में रिएजेंट क्या इस्तेमाल करे गए हैं, चाहे आप जिंक अमलगम प्लस कॉन्केसियल इस्तेमाल कर लो जिसको हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन कह रहे होते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन इस्तेमाल कर लो जिसमें रिएजेंट क्या क्या होते हैं, हाइड्राजीन होता है, KOH विद इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती पता है, तीसरी जो चीज़ होती है वो रेड फॉस्फोरस प्लस HI होता है। करना क्या पता है, इस ऑक्सीजन को हटा दो और H2 चिपका दो। यहाँ देखो मैंने लिखा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाओ और H2 लगाओ। तो यहाँ पर देखो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, R आएगा, यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, R आएगा, CH2NH2 आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ठीक है, सेम काम करना है, यहाँ पर भी R आ जाएगा और यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा R। ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ना, ये दोनों, इन दोनों केसेस में यहाँ पर बन रखा अल्केन। क्या बना है, अल्केन। अभी एग्जांपल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा भाई। इसको लिख लो, यहाँ पर पेपर में MCQ में भी पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने पे LiLH4 के साथ क्या बनता है, तो लिख देना वहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर अगर LiLH4 इस्तेमाल कर एमाइड होगा तो क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है। अब जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है ना, उसके सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको दे रखे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। इनके सारे नाम जो मैंने लिख रखे हैं, इनके नाम भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इथेनोइक एसिड था, इस ऑक्सीजन को यहाँ से उड़ा देना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चिपका देना है, तो यहाँ पर CH3 CH2OH हो जाएगा। रिएजेंट तो पता है ना, रिएजेंट क्या इस्तेमाल करोगे, LiAlH4। सेम काम यहाँ पे भी करना है। बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, जो कि 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल है। स्टार्टिंग भाई साहब मैंने इन सब के कॉमन नेम अगर आपको बताए थे, तो रिएजेंट इन दोनों में सेम है। मैंने कहा था अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो आपको कैसे लिखना है, इसको CH2O लिखो। क्या काम करना, O को बना दो OH, O को क्या बना देना OH, और इस कार्बन पे क्या चिपकाना है, ये वाला पार्ट चिपका देना है। तो यहाँ हो जाएगा CH3 फिर CH2 और हो जाएगा OH। तो क्या बन गया, एथाइल अल्कोहल बन गया। सेम काम यहाँ पे भी करना भाई। सब जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहाँ पर भाई उसके प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, यहाँ सोल्यूशन दे रखे हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा। कॉमन नेम वगैरह बताने वाली जो बात थी वो सब तो मैंने स्टार्टिंग बता रखी थी। मैंने बार बार कहा, जब भी आपके सामने एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो क्या काम करना है, चाहे आप क्लीमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वुल्फ किस्नर रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये हमारा वुल्फ किस्नर है। अगर जिंक अमलगम और कॉन्केसियल इस्तेमाल करते हो तो क्या बोलते हैं, उसको क्लीमेंसन बोलते हैं। ठीक है, तो सारे कंपाउंड का नाम वगैरह याद कर लेना प्लीज़। सारे जो भी कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं सारे PYQs हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी नाइट्रो ग्रुप आएगा तो 2 रिएजेंट सबसे ज्यादा फेमस है, एक Fe+HCl और दूसरा कौन सा, SN+HCl। करना क्या है, मैंने रिडक्शन का मतलब बता रखा है। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से हट जाता है, 2 ऑक्सीजन चले गए हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके डायरेक्ट चिपक जाएगा, तो यहाँ बन जाता है NH2। तो सेम काम करना है, इन सब में ऑक्सीजन चला जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बन जाएगा CH3
NH2, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन या फिर कह सकते हो मेथना अमीन। इसका नाम करोगे तो क्या करोगे, रिएजेंट वही सेम इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, जो मन करे वो इस्तेमाल कर लो यार। तो यहाँ पर NO2 किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। इसका अब यहाँ पर पता आपको ये होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भाई ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये C6H5 कह रहे होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट इसी को C6H5 कह रहे होते हैं, और इसको लिखते हैं NO2। पेपर में कई बार भाई साहब आपके पेपर में ऐसे ना लिखकर ऐसे ही मिलेगा, तो घबराना मत, आप उल्टा ऐसे लिख देना अगर आपको प्रैक्टिस ऐसे ना ऐसे हो तो। सेम काम करना नीचे वाले में, जैसा कि आपको पता ही है हमारे सामने एनिलीन जो बना था ना, अगर इसकी रिएक्शन करा दे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। अब दूसरी सबसे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पेपर में NaNO2 प्लस HCl की जगह पर आपको क्या मिलेगा, HNO2 देखने को मिलेगा। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। भाई NH2 जो होता है ना, NH2 को हटा के चिपकाना क्या, N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। क्यों ऐसा लिखा, अभी यहाँ नीचे वाले में कुछ खास है। जब भी हमारे सामने लेटेस्ट सपोज एग्जांपल ले रखा CH3 CH2 NH2, याद रखना ये कौन सा अमीन था, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन था। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में फेमस एग्जांपल कौन सा है, एनिलीन है। और जो यहाँ बताने जा रहा हूँ ये सब कैसे अमीन है, ये एलिफैटिक अमीन है। करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कंपाउंड ले रखा जिसका नाम क्या है, इथाइल अमीन या फिर कह सकते हैं एथना अमीन ले रखा है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ नाइट्रस एसिड के साथ। करना क्या, इसका स्ट्रक्चर ओपन करो। जब भी स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना, तो क्या काम करना, इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज यहाँ पे रखो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H2O निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और CH3 CH2OH बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कौन सा अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो याद रखना 1 डिग्री एलिफैटिक जो अमीन्स होते हैं वो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जबकि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो समझ में आ गया होगा, NH2 हटाना होता है और OH लगाना होता है। ठीक है, NH2 हटाओ OH लगाओ, बट कंडीशन क्या है, दैट अमीन शुड बी एलिफैटिक। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर मेरे को समझ नहीं आता कि एलिफैटिक अमीन कौन सी होती है, एरोमेटिक अमीन। अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो एरोमेटिक है। अगर NH2 देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं भाई, पहले CH2 से कनेक्ट है फिर बेंजीन से कनेक्टेड, दैट मीन्स ये एलिफैटिक की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो NH2 होगा वो OH में ही कन्वर्ट होगा। इसको कोशिश भी मत करना N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट करने की। एरोमेटिक कैसे पहचानोगे, अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अगर NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ना हो तो क्या बोलोगे, एलिफैटिक। तो दिस इज आल्सो एलिफैटिक एंड दिस वन इज आल्सो एलिफैटिक। बात समझ में आ गई। जब भी साइनाइड हो या फिर नाइट्राइल कह दो, तो अगर इसका हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करा रहे होते हैं, रिएजेंट क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएजेंट के तौर पर हम लोग H2 निकिल पैलेडियम या PT। याद कैसे करोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो हाइड्रोजन के साथ निकिल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। और यहाँ पर LiLH4 इस्तेमाल कर ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम विथ इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर ले। करना क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है और 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है। तो क्या बन जाएगा, CH2 NH2, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, 1 डिग्री अमीन। इट मे बी एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक। तो यहाँ पर एलिफैटिक अमीन भी बनता है और एरोमेटिक अमीन भी बनता है साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से। दूसरी यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, साइनाइड के पार्शियल रिडक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। रिएजेंट क्या इस्तेमाल करा है, SnCl2 प्लस HCl, और क्या इस्तेमाल कर रखा है, वाटर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको दिमाग में रखना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफेंस रिडक्शन। क्या कर रखा है हम लोगों ने, जो यहाँ पर मैंने आपको बात बता रखी है उसी का मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है। देखो साइनाइड था तो CN को क्या करना है, आपको CN को कन्वर्ट किस में करना है, CH2 NH2 में। सेम काम यही करना है, CN को कन्वर्ट किस में करना है, CH2 NH2 में। सारे नाम वगैरह मैंने लिख रखे, तो जो जो नाम लिख रखे हैं प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगर देखो हमारे पास CN तो है, CHO में जाना है, तो कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करोगे, SnCl2 प्लस HCl
सेकेंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, तो क्या बन जाएगा CnCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करना है। अभी हमारे सामने साइनाइड होगा तो आपको एरो के ऊपर ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, चाहे डाइल्यूट H2SO4 लिखा, डाइल्यूट लिखा होगा, याद रखना भाई क्या लिखा होगा, डाइल्यूट, या फिर डाइल्यूट HCl लिखा होगा, H2H+ लिखा होगा, या फिर H3O+ लिखा होगा। मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तब भी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दैट मीन्स कि जो CN होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। लेकिन अगर हमारे सामने साइनाइड हो और एरो के ऊपर याद रखना लिखा होगा, कुछ ना बोला हो तो आप कंप्लीट ही करके आओगे, और जब भी पार्शियल होता है तो क्वेश्चन में बोला होता है, तो घबराना मत। हमेशा क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा होता है पार्शियल, जब भी पार्शियल लिखा होगा सामने साइनाइड लिखा होगा तो क्या काम करना है, यहाँ पर एमाइड बनानी है। क्या बनानी है, एमाइड। बात समझ में आ गई। अब सुनो, जो भी हमारे सामने जो एमाइड बना, अगर इसकी हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें तो फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। जब भी जो भी एमाइड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर पानी को ऐसे स्ट्रक्चर खोलो, इसका स्ट्रक्चर खोलो, अमोनिया बनाकर निकाल लोगे तो हमें ये मिल जाएगा। डाइल्यूट नहीं भाई, कॉन्क H2SO4, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, P2O5 H3O4, ये सब क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गिवन मॉलिक्यूल से पानी रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे माइनस का H2O करनी है। पानी कहाँ से निकालोगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को निकाल दो और यहाँ पर C और N को आपस में साइनाइड बना दो। तो एमाइड से भी साइनाइड बन सकता है। क्या इस्तेमाल करोगे, रिएजेंट P2O5। सेम काम करना यहाँ पर यार, मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको कॉमन नेम वगैरह सब बता रखे थे। तो ये है बेंजेमाइड और दिस वन इज आल्सो बेंजेमाइड। बेंजेमाइड यहाँ देखो H2O के साथ हीटिंग लिख रखी है, दैट मीन्स इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्यों, क्योंकि कुछ बोला तो था नहीं, तो मैंने कहा था चाहे आपको H2O लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा गया हो, क्या काम करना है, COOH बनाना है। लेकिन जब भी P2O5 लिखा हो तो ये वाला ऑक्सीजन ये वाला पानी बनाकर निकाल देनी है और बन क्या जाएगा, बेंजीन साइनाइड। समझ में आ गया। एल्कोहल के सामने अगर कभी भी आपको PCl5 आ जाए, SOCl2 आ जाए, दैट इज थायनिल क्लोराइड आ जाए, या फिर PCl3 आ जाए, या फिर यूं कह सकते हो कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 ही आ जाए, तो क्या काम करना है, तो यहाँ पर OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे। तो सेम काम यहाँ पर भी करना, चाहे एल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यहाँ पर भी OH रहेगा, यहाँ पर भी जो जहाँ जहाँ OH है यहाँ पर OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। तो ये सारे मॉलिक्यूल में ऐसे ही करना है, जहाँ जहाँ OH है वहाँ पर क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो रिएजेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करना, PCl5 और SOCl2। पेपर में कन्वर्जन वगैरह में जो पहले से आपको एरो के ऊपर देखने को मिलेगा, PCl5 और SOCl2 ये बेस्ट है। ठीक, इथर आ जाए और इसकी भी रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ, तो कुछ नहीं काम करना यार, स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन करना और यहाँ पर ऐसे लिखना। स्ट्रक्चर को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर को ऐसे लिख लेना, उसके बाद इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर देना। जब ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 Cl मिलेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ दो बार मिल रही तो यहाँ पे 2 लगा लेना और यहाँ बन जाएगा POCl3। सेम काम यहाँ पे भी करना। अगर आपके साथ SOCl2 आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करो, S डबल बॉन्ड हो Cl करना क्या, बीच से ब्रेक डाउन करो तो यहाँ CH3Cl 2 बार आ जाएगा, तो CH3Cl 2 बार आ गया तो ट्वाइस लिख दो, और कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अनसिमेट्रिकल हो तब भी कोई दिक्कत, ध्यान रखना दोनों इधर कैसे थे, सिमेट्रिकल थे, अनसिमेट्रिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है यार। सेम काम करोगे, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या करना है Cl और इधर भी Cl, तो यहाँ पर अलग अलग हमारे सामने अल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो एक बार बन जाएगा CH3Cl और दूसरी जगह क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl और क्या बन जाएगा, SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिएजेंट तो देखो हर जगह सेम है, यहाँ भी कॉन्क H2SO4 है, यहाँ भी कॉन्क H2SO4 है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा ले रहे होते दैट मीन्स 170 ले रहे होंगे, तो क्या काम करना है, एक ही मोल से पानी निकालनी है। जबकि अगर हम लोग क्या कर रहे
होते हैं, टेम्परेचर कम ले रखे होते हैं, तो हमें 2 मोल लेकर पानी निकालना है। इस बात को मैंने देखो यहाँ पर अच्छे समझा रखा है। जब भी हमारा देखो एथिल अल्कोहल था, टेम्परेचर कम था, इसी सेम चीज़ को 2 बार लिखो, एक बार उल्टा, एक बार वही चीज़ लिखो, उसको उल्टा कर दो, पानी बनाकर निकाल दो, क्या बन जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। अगर यही जो सेम चीज़ थी ना, इसको लिखना तो है, देखो हम लोगों ने लिख रखा है, लेकिन क्या काम करना? बीटा एलिमिनेशन करनी है। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है? देखो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन खींचना है, HOH पानी बनाकर निकाल देना है, दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देनी है। तो ये काम कर रखा है। तो आपने क्या देखा? अगर टेम्परेचर ज़्यादा थी तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो एक एल्कीन बन रही थी, लेकिन अगर हमारे सामने टेम्परेचर कम था तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एक ईथर बन रहा। ईथर का नाम वगैरह भाई याद कर लेना, इसको हम लोग बोल रहे थे डाईइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सीथेन, या फिर ये कैसा एग्जांपल है? सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है वही राइट हैंड साइड भी है, ऑक्सीजन की इधर है उधर। बात समझ में आ गई? जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली रिएक्शन पढ़ी है ना, उसी की जैसे यहाँ पर भी है। जब भी याद रखना पेपर में KH तो लिखा होगा या फिर NaOH लिखा होगा, ठीक है? वहाँ पर एक चीज़ फोकस करना मीडियम पे, अगर एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, अगर एक्वस KH होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस और एल्कोहलिक ये 2 शब्द हैं जो पेपर में भाई बच्चे का क्वेश्चन गलत करा देते हैं। एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता यार, K और Cl निकल जाते हैं, जहां पर Cl होता है वहां पर OH आ जाता है। एलिमिनेशन में एलिमिनेशन कैसे कराते हैं? यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होता है, फॉलो कौन सा रूल करते हैं? सेट जेफ रूल। तो बीटा पोजीशन कौन सी होती है? इसको मानो फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन देखना है, देखो यहाँ पर मैंने खींच के लिख रखा है, Cl को मैंने ऊपर लिख दिया और इसका एक हाइड्रोजन को मैंने खींचा तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। करना क्या? इन दोनों को आपस में ऐसे निकाल देनी है, तो क्या कर देना? डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है। तो बन क्या गया? एथीन। अगर 2-4 एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो यहाँ Cl लिख रखा है, जब भी अब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। देखना कैसे है कि देखो इधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन कम है। देखो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना उसका एक H खींच लेना और यहाँ से HCl बना के निकाल देना। देखो मैंने नीचे उसी चीज को लिख रखा है, तो यहाँ से H और Cl निकाल दोगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना भाई? तो जहां से H और Cl निकालते हो उस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, बना क्या? ब्यूटूइन। तो सेट-जेफ रूल में क्या सीखा आपने कि Cl तो निकलेगा, Cl एक H को भी लेकर निकलेगा, मगर H कौन सा लोगे? दैट पजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बात का दिमाग में रख लेना, ठीक है? अब इसे ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिख रखा है। अगर हमें प्रोडक्ट के साइड में अल्केन बनाना हो ना तो हमारे पास 5 रास्ते हैं। पहला, क्लीमेंसन रिडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, रिएजेंट मैंने लिख रखे हैं। आप वुल्फ किस्नर इस्तेमाल कर सकते हो, रिएजेंट आल्सो रिटन है। आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल सेम काम करना है। ध्यान रखना इन तीनों में खास बात क्या है? इन तीनों में खास बात यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ एल्डिहाइड लोगे और कीटोन ही लोगे। बात समझ में आ गया? ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें भी अल्केन ही बनता है। और यहाँ पर आता है वुड्स रिएक्शन। इनमें खास बात क्या, पहले इसको पढ़ लो, क्योंकि रिएक्शन में कुछ खास नहीं ना, यही मेन बातें हैं। अगर आपके सामने ये 1 2 3 वाले जो लिख रखे हैं आएंगे तो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट में कार्बन होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन बनने होते हैं। ना कार्बन इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है। अल्केन तो बनता है बट नंबर ऑफ कार्बन ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं। लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन में जैसा कि आपने पढ़ा होगा ना, DE का मतलब होता है रिमूवल। तो डिकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम करना होता है, तब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि वुड्स रिएक्शन में जब हमें नंबर ऑफ कार्बन डबल करने होते हैं तो हम लोग वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब रिएक्शन में तो कुछ है नहीं भाई, रिएक्शन में सच में कुछ नहीं है। क्या काम करना होता है? जब भी ये तीनों लिखे गए हों तो क्या काम करोगे? यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ से भी ऑक्सीजन को हटा दो, H2 लगा दो। सिंपल सा फंडा यही है। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन को हटा दो, H2 लगा दो। एक H तो पहले था, एक H2 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। बन क्या गया? इथेन बन गया। यहाँ पर अगर हम लोग बना दें, ऑक्सीजन को हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटाना है और H2 चिपकाना है, H2 चिपका देनी है और यहाँ पर क्या करना? ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के फेंक देना है, ठीक है? तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? CH3, जिसका नाम क्या हो जाएगा? टोलुवीन। भाई बेंजल्डिहाइड से क्या बना लिया? बेंजल्डिहाइड से टोलुवीन बना लिया हम लोगों ने। अगर हमारे सामने कीटोन आता है, कीटोन में भी क्या खास बात है समझ में आ गया? CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा? CH3 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे करना है, CH3 होगा,
CH2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग चिपका देनी है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया प्रोपेन, ये और क्या हो गया, इथाइल बेंजीन। रिएजेंट तो समझ में आ गया ना भाई। अब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ना रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। दोनों का देखो, यहाँ का सोडा लिया गया, यहाँ का लाइम लिया गया, तो क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। अब रिएक्शन में तो कुछ खास वगैरह है नहीं। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ भी आपको RCOOH दिख रहा होगा, इसको गोली मार देना CO2 को। CO2 को यहाँ से उड़ा दोगे, यहाँ से जब उड़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा, R और H। यहाँ पर क्या मिल जाता है, R और H। अगर आपके सामने कभी RCOONA लिखा गया हो, मेरे फ्रेंड वगैरह तो ऐसे ही याद करते थे, कूना, RCOONA, कूना। तो क्या करना है, NaOH जो आपको दिखता है ना, तो इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे यहाँ पे निकाल देना। तो बनता क्या यहाँ पर, Na2CO3। सेम प्रोसेस है यार, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा गया हो। करना क्या, यहाँ बनता है अल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं भी समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी उड़ा देनी है तो क्या बन जाएगी, यहाँ सिंपली बेंजीन बन जाएगा। अब दूसरे वाले में देखो, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया है। सिंपली करना कि इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ उड़ा दो और यहाँ पर चिपका दो, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे भाई पूरा ये वाला पार्ट ये रहा, देखो इसको निकाल दो, CH3 और H को चिपका दो, क्या बन जाएगा, CH4, मीथेन बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया, Na2CO3। सिंपल सा काम करना है, डिकार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं है। देखो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करे कि नहीं करे, यहाँ कार्बन देखो 2 थे, 1 2, यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, 1। तो एक कार्बन जब भी डिक्रीज करना हो ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। पेपर में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा। ये हमारा खुद का काम है कि हम लोग उसको क्या समझेंगे, 2 मोल लेने। कितने मोल, 2 मोल। ये हमें खुद समझना पड़ेगा। जो भी अल्काइलाइड लेते हैं उससे कितने मोल लेते हैं, 2 मोल। तो 2 मोल ले लिया। यहाँ पर कैसे लेना है अभी यहाँ समझते हैं। जो भी देखो ये कंपाउंड दिया होगा इसको लिखो ऐसे, CH3 लिखो, Cl लिखो, इस चीज को दोबारा लिखो और उल्टा कर दो। दोबारा लिखना, उल्टा कर देना है। और यहाँ पे क्या काम कर दो, इन दोनों को आपस में से निकाल दो। निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो जो बनेगा वो CH3 होगा। और यहाँ पर 2 Cl थे और यहाँ पर Na कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो मन करे तो लिखो, ना लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ था, ये इंपॉर्टेंट कौन सा था भाई, ये वाला। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी करना है। उसी सेम चीज़ को 2 बार लिखो। ये सब दिखाना नहीं आपको पेपर में, ये आपको रफ में काम करना है। तो यहाँ पे भी क्या काम करना है, CH3 CH2 Cl लिखना है। उसी चीज़ को 2 बार लिखो, फिर Cl लिखो, फिर CH2 CH3 लिखो, उल्टा करके लिख देना है। अब यहाँ से Cl उड़ा दो, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। यहाँ कितने कार्बन थे, 1 2 कार्बन, यहाँ 2 थे। यहाँ कार्बन कितने हो गए, देखो 4 हो गए ना। 2 का कितना होगा, 4। जब भी डबल कार्बन करने हो तो क्या करना पड़ता है, वुडजी रिएक्शन। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो क्या काम करना है। ये जो चीज़ लिखी थी ना उसको 2 बार लिखना है। एक बार तो वैसे ही लिख देना, एक बार उल्टा कर देना। तो उल्टा कैसे होगा, ये देखो CH3 लिखा हम लोगों ने, ये CH लिखा, यहाँ CH3 करा और यहाँ देखो Cl कर दिया। ऐसे समझ में आया। देखो जैसे मान लो ये पेन था ना, ये वाली चीज़ जो ऐसे थी उल्टा कैसे करोगे, तो ये वाली चीज़ जो ऊपर थी ना अब इधर हो जाएगी ये चीज़ ऐसे। तो ये जो सेम चीज़ ऐसे नीचे थी वो चीज़ अब ऊपर कर देनी ऐसे। तो वही काम कर रखा है यहाँ पर। ये और Cl दोनों यहाँ से चले जाएंगे, बस दोनों चिपका दो, CH3 CH CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 फिर CH CH3, दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दो, बस हो गया। बात समझ में आ गई। इसका IPSC ने मेरे को बता देना, नहीं आएगा तो ना टेलीग्राम पे मेरे को ना मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। इसका नाम बता देना। अभी जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। सेम काम यहाँ भी करेंगे। रिएजेंट सेम है भाई, सोडियम डाइथर, वही सेम चीज़ लिखो 2 बार। तो CH3 लिखा, फिर C लिखा, फिर CH3 लिख दिया। यहाँ पर भी CH3 लिख देंगे। इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, C फिर CH3, फिर इधर भी आ जाएगा CH3, ये भी क्या हो जाएगा, CH3। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दिया हो, आपको ये पूछा गया हो। ब्रेक डाउन ऐसे करना ना कि 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहे हों। जैसे मान लो आपको इसको ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन यहाँ से करोगे, ऐसे बांटना कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स बट रहे हों। ठीक है, तो ये जो मैंने कंपाउंड बना रखे हैं यही कंपाउंड प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आंसर इन्हीं में से मिल जाएंगे। मैं ब्रोमामाइड होगा तो इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ से गायब कर दोगे। किसको, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो इन सारे पार्ट को यहाँ से गायब करना है। डिकार्बोक्सिलेशन में आपने क्या सीखा, CO2 को उड़ाना था, जबकि हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या उड़ाना, CO को उड़ाना है। ठीक है, CO को यहाँ से उड़ा देना है। तो इन सारे रिएक्शन में यही काम कर रखा है। मैंने लिख रखा है 1 कार्बन कम का 1 डिग्री अमीन मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराई जाए तो क्या होता है।
ये देखो फ्लोरोबोरिक एसिड, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर ये H और Cl निकल जाते हैं, यहाँ पर माइनस का HCl हो जाता है और ये जो BF4 माइनस इसके साथ चिपक जाता है। सेम काम यहाँ भी होता है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। अगर सिर्फ हीटिंग लिखी गई है तो यहाँ पर आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है, लेकिन अगर हीटिंग के साथ साथ सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉपर लिखा गया हो ना, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये NaBF4 बन जाता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है और ये NO2 यहाँ पर चिपक जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आपने क्या सीखा कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हम लोग एरोमेटिक फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, जबकि अगर हमें एलिफेटिक फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो इसके लिए क्या काम करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में रिएजेंट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में हम लोग स्पेशली इस्तेमाल कर रहे होंगे AgF, जैसे KgF होता है वैसे AgF होता है। यहाँ पर हमारे सामने एल्काइल क्लोराइड होगा या फिर एल्काइल ब्रोमाइड होगा। करना क्या है, AgCl तो निकल जाएंगे, जहाँ पर Cl था वहाँ पर F आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बनता है ना, फ्लोरीन चिपकता तो है मगर कैसे, कौन सी वाली एल्काइल हैलाइड मिलती है, तो यहाँ पर मिलता है एलिफेटिक फ्लोरोअल्केन मिलता है। बात समझ में आ रहा है, एलिफेटिक। जो हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर एरोमेटिक फ्लोरोबेंजीन बनती है, जो स्वार्ज रिएक्शन थी वहाँ पर एलिफेटिक बनता है, तो इसको गलती मत करना। बाकी ये वाली जो रिएक्शन थी वही भी जो स्वार्ज में बताया था वही वाला काम करा है। बस यहाँ पर जो भी Cl और Br रहेंगे उसको हटा देना है, वहाँ पर F चिपका देना है, ठीक। बस इतना काम करके यहाँ पर आना है। अभी थारे को कोलबेस की और रीमर टीमन की ट्रिक भी बताऊंगा, मगर पहले तो मन ने समझाने दो कि भाई यहाँ रिएक्शन में चल क्या रहा है। पहले देखो हम लोग रीमर टीमन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है ये फिनॉल है, हमें ये भी पता है कि जो OH है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो मेरे को मेन फोकस करना ऑर्थो वाले के हाइड्रोजन को। यहाँ Cl था 3 थे, तो यहाँ Cl में एक में खींच ले रहा हूँ Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH Cl2 हो जाएगा। करना क्या, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बनाकर निकाल देना है। कहाँ लिखोगे इसको, यहाँ लिख देना माइनस का HCl। जो पार्ट बचा है उसको यहाँ पर चिपका दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, CH Cl2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। ये क्या है, कि इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला तो ये काम तो समझ में आ गया, दूसरा वाला तो समझ में बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ पर हमें पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हमें पता है कि ये कार्बोलिक एसिड है, मैंने बार बार कहा कि फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। ये एसिड, ये बेस H प्लस और OH माइनस पानी बनकर निकल गए, तो माइनस के H2O दिखा दो। यहाँ पर जहाँ पर H था वहाँ पर क्या चिपक गया, Na। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद की कहानी समझो। ये जो बना है CHCl2, इस पे मेन फोकस करना। यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब दो चीज़ दिमाग में रखना, अभी इसी के जैसा मैं एक सिमिलर रिएक्शन आपको और दिखाता हूं, आपके बुक में ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता होना चाहिए कि एक Na और एक Cl एक NaCl बनकर निकल जाता है। तो यहाँ Cl 2 हैं, तो मेरे को NaOH भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर मैं NaOH को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ। अब समझ में आ गई। चाहता तो मैं 2 यहाँ आगे लगा सकता था, मगर मेरे को पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने NaOH को 2 बार लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि यहाँ जहाँ Cl है वहाँ पर Na और Cl तो निकल जाएंगे। एक Na एक Cl, एक NaCl चला गया, ठीक है। इन द सेम में 2 Na है, फिर दूसरा भी जो Na और Cl है, फिर दूसरा NaCl निकल जाएगा। टोटल NaCl निकले कितने, 2 NaCl। आप यहाँ पर शॉर्ट में जिसको समझ में आ गया वो लिख लेना माइनस का 2 NaCl, ठीक है। 2 NaCl चले जाएंगे। हमें पता है जब दोनों Na चले गए तो 2 OH बचे थे कि नहीं बचे थे। जहाँ पर Cl है वहाँ पर OH लग जाएगा, तो जहाँ पर Cl है वहाँ पर मैं OH लिख के यहाँ दिखा दे रहा हूँ।
ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि मैंने क्या किया है। जहाँ पर देखो दोनों Cl थे वहाँ पे मैंने 2 OH लगा दिए। कैसे लगे, 2 Cl चले गए और 2 OH आ गए। ये सारा काम आप रफ में बहुत फास्टली कर सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ समझाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आप रफ में क्या काम करोगे, सीधे इसका स्ट्रक्चर बनाना, दोनों जो Cl है वहाँ 2 OH चिपका देना, सीधे Cl की जगह पर सीधे खट्टे दे हटाना इसको और OH लगा देना। और OH लगाते ही आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेम एटम पर अगर 2 OH हो जाए तो अनस्टेबल होता है, यहाँ से पानी बनकर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पानी बनकर निकल जाएगा और यहाँ देखो बन के पानी बनकर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 NaCl गए और माइनस का एक पानी भी चला गया। तो यहाँ पर 2 NaCl गए, एक पानी चला गया। यहाँ पर देखो CHO बन गया, CHO। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा CHO। अब उसके बाद हम लोग को पता है कि बार बार हम लोगों ने करा था यार, जब भी ONA लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इस Na को हटाकर अगर जब भी हमें H लगाना तो इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था, इसके पहले वाले में भी देखा था, कोलबेज रिएक्शन में एसिडिफिकेशन करानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एसिडिफिकेशन कराया है। चाहे आप HCl लिखो या फिर कई बार आपके पेपर में H+ लिखा मिलेगा, तो आप घबराना। देखो Na और Cl चले गए, जहाँ पर Na था वहाँ पर H चला जाएगा, या सिंपली कह दो Na कटा के H लगा दो। तो लास्ट स्टेप में हम लोगों ने एसिडिफिकेशन करा और यहाँ पर क्या बन गया, CHO, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड। आपको पता, अगर इसका IUPAC नाम रखना चाहते हो तो क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और यहाँ करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अब इसी के जैसा एक सिमिलर रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ, टोलुवीन है। यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं कि ये जो मेरे पास साइड चेन गिवन है ना CH3, इसका हम लोग करने वाले हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या आपको इतनी बात पता है कि यहाँ पर मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन 2 H को भगाएंगे कि 1 H 1 Cl 1 HCl निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 HCl निकल जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर 2 Cl है ना, तो दोनों Cl इस तरीके से आएंगे, यहाँ से 1 HCl चला जाएगा, फिर दूसरा Cl भी चला जाएगा। यहाँ पर देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, कि ये वाली है, क्योंकि H और Cl तो चले गए ना, ये वाला भी H और Cl चला गया ना, तो यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब जहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई वहाँ पे 2 क्लोरीन और आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या काम करे हैं, यहाँ पर आपको 2 मोल क्या करने पड़ेंगे, Cl2 के यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 Cl जो Cl2 थे वो एक तो यहाँ यूज़ हो गया HCl में, और 2 जो Cl थे यहाँ पर हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो यहाँ चिपक जाएगा। तो होगा क्या अल्टीमेटली, यहाँ पर 2 कार्बन रहेगा, ये देखो हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर देखो बनेगा 2 Cl। देखो 1 Cl यहाँ पर और 1 Cl यहाँ पर, जिसको आपके बुक में कैसे लिखा गया है, देखो ऐसे लिखा गया। आपके बुक में जब आप उठा के देखोगे ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो CHCl2 करके लिखा गया। तो वो चीज़ वही है, देखो CHCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, बेंजल क्लोराइड। बात समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है कि जब भी आपके पास देखो 2 Cl दिख रहे हैं, कि यहाँ पर Cl एक यहाँ पर Cl, आप खटाक दे, एक काम करो, इन दोनों Cl को हटाओ, दोनों Cl को हटाओ और OH लिख दो। लिख दिया आपने OH, पेन खत्म हो गया, पेन चेंज करता हूँ पहले। अब समझना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिर से, कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 2 Cl थे, दोनों Cl को हटाओ, यहाँ पर 2 OH चिपका दो। अब उसके बाद क्या काम करना था, दोनों जब भी एक सिंगल एटम पे 2 OH हो जाए तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, पानी बनकर निकल जाता है। यहाँ से एक OH, यहाँ से एक H, पानी बनाकर निकाल दो। बात समझ में आ गई क्या। तो हम लोगों ने इससे क्या प्रिपेयर करा, टोलुवीन से बना लिया है बेंजल्डिहाइड। ऊपर भाई साहब नोट डाल लेना और वहाँ पर लिख लेना, बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का कॉमर्शियल मेथड है ये रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लेता है बेंजल्डिहाइड को कॉमर्शियली कैसे प्रिपेयर करा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोलुवीन का हम लोग साइड क्लोरीनेशन कर देते हैं तो बेंजल क्लोराइड बन जाता है, उसकी हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये किसी भैया को अगर समझ में नहीं है तो बता देना, यहाँ वाली स्टेप। यहाँ देखो पानी के 2 टुकड़े होते हैं ना, H+ और OH-।
हमें पता है कि एक H एक Cl HCl बन के निकल जाता है। तुम्हें पता है कि दो हमारे पास H चाहिए होंगे तो पानी के 2 मोल ले लेंगे। यहाँ पर पानी कितने मोल ले लेंगे, यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पर 2H प्लस 2H माइनस मिल जाएंगे। जहाँ पे 2 Cl होंगे, दोनों OH मैंने चिपका दिए। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो अनस्टेबल होता है, पानी बनकर निकल जाता है। तो बस सेम काम वही करा है। तो यहाँ बना क्या, बेंजल्डिहाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिमर-टिमन रिएक्शन की एकदम जबरदस्त वाली शॉर्ट ट्रिक। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि आपकी एनसीईआरटी रिमर-टिमन रिएक्शंस को ऐसे लिखती है, इतना लेंदी लिखता है। मगर आप अगर चाहते हैं पेपर में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ कराई है तो बना क्या हमें, सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो कि इसका IUPAC नेम है। RTR का मतलब कि रिमर-टिमन रिएक्शंस, फाइल का मतलब क्या है, फिनॉल, कल का मतलब क्या है, क्लोरोफॉर्म। कौन सा फॉर्म, क्लोरोफॉर्म। बस का मतलब देखो बेस है। अब यहाँ पर साली का क्या मतलब है भाई, और यहाँ पर हाइड देखो इसको क्या मतलब है, देखो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसी में पूरा चीज हो गया। अब चोर से दिमाग में रखना है कि भाई सैलिसिल एल्डिहाइड में करते हो क्या है, एल्डिहाइड तो बनी और साथ में वहाँ पे क्या CHO लगा है, ठीक है, से भिड़ गई। बाकी ये सब काम की चीज़ नहीं है, ये सब काम की चीज़ नहीं। बाकी इतना तो समझ में आ गया होगा। RTR का मतलब रिमर-टिमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शंस कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, बेस के साथ। तो बनता क्या में, सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें कोलबेज रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक के बारे में, तो इसको नाम से पढ़ने से ही ऐसा समझ में आता है, कोलबे नहीं भाई, खोलबे है। खोलबे का क्या मतलब, कई बार हम लोग दोस्ती यारी में नहीं बोलते कि भाई इसको खोल देना भाई, तो भाई वही ना बोले, कई बार कुछ लोग बे ज़्यादा बोलते हैं, खोलबे, करना बे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कैसे बोलना, ध्यान समझना। सबसे पहले आपको पता कोलबे को समझना, खोलबे, खोलना क्या भाई आपको, फाइल। कहाँ खोलना है, बस में। अब बस में क्यों खोलो, क्योंकि आपके सामने कोई जी है जिसके सामने आप भौकाल दिखाना चाह रहे हो, आप उसकी थोड़ी बुराई कर रहे हो। क्या बोल रहे हो, खोलबे फाइल बस में। फेनॉक्साइड आई है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो, सोती है। सोती है का मतलब CO2 है। कहाँ पर, साली, कौन, वही जो लड़की है। थोड़ा आपकी बोलने की तमीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपने क्या बोला कि साली साइकिल एंड एसिड के साथ सोती है। कैसे सोती है, सोती है साली साइकिल एंड एसिड के साथ। तो इसका मतलब क्या समझे, पता है कि साली है और यहाँ पे साइक्लिक है और उसके बाद एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में आ गया होगा। इसको 2-4 बोलोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने देखा कि रिमर-टिमन रिएक्शंस में हमारा जो रिएजेंट है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH है। तो आपने पूछा कि सर ऐसी कोई रिएक्शंस और भी है क्या कि जिसमें क्लोरोफॉर्म और NaOH हमारा रिएजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा। हमने कि हाँ, तो हमने कि चल भाई बात करता हूँ उसकी भी, क्योंकि लगे हाथों उसको भी यही निपटा देंगे ना, तो पेपर में गलती करने की चांसेस भाई बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। कार्बिलमिन रिएक्शन में हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH को भी एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं और इन दोनों की रिएक्शंस कराते हैं 1 डिग्री अमीन के साथ। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरा 1 डिग्री अमीन होता है वो एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन भी हो सकता है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन भी हो सकता है। अब रिएक्शन किस तरीके से होती है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है यहाँ 3 Cl है, तो हमें पक्की बात है ना कि हमको NaOH कितनी चाहिए, 3 चाहिए होंगे। तो एक NaOH तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 2 NaOH और लिख दूंगा तो मेरे पास 3 NaOH हो जाएंगे। आप यहाँ पर 3 लगा भी सकते थे, मगर मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर आपको अच्छे से समझाना है। तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, ये जो 3 Cl दिख रहे हैं इसको मैं 3 NaCl निकाल दूंगा। ये बात तो समझ में आती है ना। ये जो है 3 NaCl निकल जाएंगे, जो कि मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितने NaCl निकले, 3 NaCl अलग हो चुके, निकल चुके। अभी क्या हुआ, क्या आपको एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर OH मेरे पास 3 है, 1 2 3 है। एक H एक OH एक पानी बनकर निकल जाएगा, तो मेरे पास 3 H चाहिए होंगे। देखो मेरे पास H दिख रहे हैं, एक H यहाँ पर है और बाकी यहाँ पर है देखो 2 H। तो क्या करने वाले हैं पता है, ये जो 3 H दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलग से 2 H। देखो ये रेड वाले हो गए, दिख रहे हैं ना। और एक H कहाँ से आया, ये जो ब्लू वाला था यहाँ से। कितने पानी बन के निकल गए, देखो ये वाले, फिर ये रहा दूसरा पानी, ये रहा तीसरा पानी। तो यहाँ पर कितने पानी बन के निकल गए, 3 पानी। तो ये देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई ना यहाँ पे 3 वाटर कैसे हुआ, ठीक है।
आपको क्या समझ में आ रहा, बचा क्या हमारे पास, ये एच तो जा चुका है, ये एच भी जा चुका, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये जो एन है और ये जो सी है आपस में चिपक जाते हैं, तो यहाँ पर आर होगा, यहाँ देखो एन होगा और उस एन से क्या चिपक जाएगा, सी। अब ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये जो बना है ना, इसकी सबसे अच्छी और बेकार बात ये होती है कि ना इसकी जो स्मेल होती है बहुत गंदी होती है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाता है। कई बार आपके पेपर में फाउल स्मेलिंग ना बोलकर क्या बोलता है पता है, अनप्लीजेंट। क्या बोलेगा, अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है। अच्छा ये भी नहीं बोलता तो कहेगा अच्छा बैड स्मेलिंग कंपाउंड, क्या बोलेगा, बैड स्मेलिंग। तो भाई इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती ही होगी कि उनका कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो आपको चाहे बैड स्मेलिंग बोलता है, चाहे अनप्लीजेंट बोलता है, चाहे फाउल स्मेलिंग बोलता है, बात एक ही है। अब इतनी बातों समझ में आ गई होगी ना कि ये रिएक्शन खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है जो कि फाउल स्मेलिंग होता है, और इस वजह से ये रिएक्शन खास हो जाती है। और ये रिएक्शन देता भी कौन है, सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं। इसी बात को मैं यहाँ बहुत अच्छे से लिख देता हूँ। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई है सब कुछ मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखकर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात आपको पता ये होना चाहिए कि जो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है, इसी आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कार्बिल अमीन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। अगर पेपर में आपको कभी भी इस टाइप के कंपाउंड देता है, सामने लिखा गया हो क्लोरोफॉर्म और NaOH, सबसे पहला आपको फोकस इसी चीज़ पे करना है कि यार 1 डिग्री अमीन है कि नहीं। यार 1 डिग्री अमीन को पहचानना बड़ा आसान है, आपको सिर्फ NH2 दिख जाए तो समझ आना कि 1 डिग्री अमीन है। अभी तक हम लोगों ने इस रिएक्शन में ये समझा कि जो NH2 होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। N तो यहाँ पर आपको पता है कि NH2 सब जगह लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये सब तो 1 डिग्री अमीन है। अब यहाँ पे करना क्या, जैसे लिया गया है क्लोरोफॉर्म और NaOH और सामने क्या लिख दिया गया है 1 डिग्री अमीन, तो और हीटिंग है तो करना क्या है, NH2 को पकड़ो भाई, किस में कन्वर्ट कर देना, NC में। बस हो गई रिएक्शन। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH कौन कौन सी रिएक्शन में यूज हुआ, तो आपको अभी तक कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा बताता हूं। तो पहला हम लोगों ने यूज किया RTR रिएक्शन में, दैट इज रीमर टीमन रिएक्शन में, और दूसरा हम लोगों ने यूज करा कार्बिल अमीन रिएक्शंस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि RTR रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या था और कार्बिल अमीन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या था, आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो भाई देख लो यहाँ पर। तो ये रहा RTR का मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये रहा कार्बिल अमीन का मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जो कि एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अगर बाय द वे आपसे कोई ये कहता है कि आइसोसाइनाइड किसी और तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्या, तो आप कह देना कि जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दें सिल्वर साइनाइड के साथ तो ऐसा चीज़ हमें फिर से मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, AgX हमें पता है कि आराम से निकल जाएगा यहाँ पे, और ये जो R और CN है ना, यहाँ पर RCN मत बनाना, यहाँ पर RNC बनाना। ये बात तो आपने देखी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है ये CN से ना डायरेक्ट कनेक्ट होकर किससे कनेक्ट होता है, नाइट्रोजन के साइड से कनेक्ट होता है, तो यहाँ बन जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये दोनों ही रिएक्शन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो दिल और दिमाग को भाई सब कायदे में रखना। सबसे पहले हमारे सामने फिनॉल दिया है, इसकी रिएक्शन करानी है जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट लिखा हो पेपर में, ये जिंक पाउडर लिखा हो तो डरना मत। अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं भाई, रिडक्शन करानी है। रिडक्शन का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ये ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा दो तो बन क्या जाएगा, बेंजीन। तो यहाँ पे जिंक जो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है बन जाता है जिंक ऑक्साइड। बात करते हैं 8वीं रिएक्शंस की, जिसमें क्या कहा गया है, फिनॉल की रिएक्शंस कराई जा रही है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन द एसिडिक मीडिया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब पता ही होगा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगी, वो कैसे जुड़ेगा यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर दिख ही रहा है, तो इसको डबल बॉन्ड O लिखो,
और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लिखो, और ये जो आपके पास पाई बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर ऐसे लगाओ आमने सामने, इसके सामने ये वाला। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ना आपको मगअप करना पड़ेगा, आपको रट्टाफिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये जो बनता है मेरे सामने, ये बनता है एक डाइकीटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। ये दोनों ऐसे टॉपिक है ना कि बच्चा गलती करता ही करता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की। जैसा कि आपको पता है ये हमारे सामने फिनॉल है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई फर्स्ट एटम जो होता है कनेक्टेड होता है, उसके पास अगर लोन पेयर होता है तो हम कहते हैं कि वो जो ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो जो OH है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये होता है पैरा, ये दोनों कैसी होती हैं, ऑर्थो। इतनी बात अभी तक तो समझ में आ चुकी होगी। अब ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का मतलब हो गया रिएक्शन विथ ब्रोमीन, तो Br2 का मतलब हो गया ब्रोमीन। अब जैसा कि आप रिएक्शन जब भी कराने जाओगे तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में रखोगे कि आप ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कराने जा रहे हो तो आप मीडियम जरूर चेक करोगे। तो मीडियम मेरे पास क्या है, वाटर। वाटर कैसा मीडियम है, पोलर। अब पेपर में आपको ब्रोमीन वाटर ना लिखकर कई बार Br2 के सबस्क्रिप्ट में AQ लिखता है। AQ का मतलब एक्वस, हो सकता है कई बार सीधे ब्रोमीन वाटर लिख दिया हो। हमें यह समझ में आना चाहिए कि इन सब का मतलब एक ही है कि जो भी हमारे पास ये जो Br2 है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जाता है, एक बार इस वाले ऑर्थो पे भी जाता है और एक बार पैरा पे भी जाता है। तो होता क्या है, ये H और Br आपस में इस तरीके से कंबाइन होते हैं और निकल जाते हैं। फिर इन द सेम में यहाँ पर भी H और Br आपस में कंबाइन होते हैं और निकल जाते हैं, और इन द सेम में यहाँ पे भी H और Br आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो HBr तो चला गया यहाँ से, जहाँ पर H था वहाँ पर क्या आ जाता है, Br आ जाता है। इन द सेम में जहाँ पर H था वहाँ पर क्या जाता है, Br, जहाँ पर H था वहाँ पर क्या जाता है, Br। तो Br2 हमने कितने यूज़ किए, देखो एक Br2 यहाँ पर, एक Br2 यहाँ पर, एक Br2 यहाँ पर, तो टोटल हम लोगों ने 3 जो है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का यूज़ करा। यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्थो एंड सारे के सारे पैरा जो पोजीशंस होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं ब्रोमीन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आपको पता है एक HBr, दूसरा HBr, ये रहा तीसरा HBr रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3HBr। बात समझ में आ गई। आपको बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पर आप 3 लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल का यूज़ करा है, तो मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये जो प्रोडक्ट है ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको दिमाग में रख लेना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं फिनॉल का। ब्रोमीन की रिएक्शंस कराएंगे फिनॉल के साथ ही, मगर इस बार मीडियम हम लोग कौन सा ले रहे हैं, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मीडियम लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और एक बार ब्रोमीन जो होता है पैरा पोजीशंस पर जाकर जुड़ जाता है। जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास एक पैरा प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास मेजर है। इसका नाम क्या होगा मैं इसको भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ पर ध्यान रख लेना कि पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो या फिर पैरा हम लोग कॉमन नेम में यूज़ करते हैं। तो पैरा ब्रोमो जो फिनॉल है ये कॉमन नेम है, और 4 ब्रोमोफिनॉल लिखते हो नंबर्स के साथ लिखते हो तो ये IPSC में कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल और ये हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो ये है कॉमन नेम और ये है IUPAC नेम। ठीक है, अगर रिएक्शन की टाइप की बात करें इस रिएक्शन का, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल बता देना Br+ है। Br+ का मतलब ब्रोमीनियम आयन है।
अब बात करते हैं नाइट्रेशन और फिनॉल की। तो नाइट्रेशन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है। अगर बात करें दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पेपर में कई बार आपको एरो के ऊपर आपको सिर्फ HNO3 मिलेगा, कई बार आपको HNO3 के साथ H2SO4 मिलेगा। तो घबराना मत, आपको सिर्फ फोकस करनी है HNO3 पर। बात समझ में आ गया ना। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना है, कोई बोलता है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। अब यहाँ पर दो चीज दिमाग में रखना कि जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाती है, इसीलिए तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब कंसंट्रेटेड होगा तो आपको पता है कि चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, सबको यही कह रहा है कंसंट्रेट करो, ज्यादा कंसंट्रेट करो, ज्यादा कंसंट्रेट करो। तो मतलब कि जब कंसंट्रेटेड एसिड लिखा होगा तो ध्यान रखना आपको जो नाइट्रो ग्रुप है उसको ज्यादा चिपकाना है। कहाँ ज्यादा चिपकाना है? सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ले जाकर नाइट्रो ग्रुप को चिपका देगा। तो हमें क्या मिल जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। अगर बात करें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि डाइल्यूट में DIL दिख रहा है ना, तो ध्यान रखना जिंदगी में दिल सिर्फ एक बार लगाना भाई साहब। तो दिल कैसे एक बार लगाना है? मतलब कि डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रो ग्रुप जो है सिर्फ एक बार चिपकाना है। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे चिपकाना है और एक बार पैरा पोजीशन पे चिपकाना है। तो यहां पर हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। तो एक बार हो गया 2 नाइट्रोफेनॉल और एक बार हो गया 4 नाइट्रोफेनॉल। बात समझ में आ गई? हमको पता है ये वाली जो पोजीशंस होती है पैरा पोजीशंस होती है, इस वजह से इसको पैरा नाइट्रोफेनॉल भी कहते हैं और इसको हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है वो ज़्यादा वोलेटाइल क्यों होती है और जो पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होती है वो कम वोलेटाइल क्यों होती है? तो इसका जवाब क्या है? यहाँ पर जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम करता है और जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है मतलब कि जो विद इन द मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो मैंने इसको इन शॉर्ट यहाँ लिख रखा है। आपको पता होना चाहिए कि एच बॉन्डिंग जो होती है वो कब पाई जाती है? तो अगर हाइड्रोजन जो होगा फोन से कनेक्टेड होता है, मतलब फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तो हमारे पास एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास एच बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है वो भाई साहब चैन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर अच्छी और बेकार सी बात क्या है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है विद इन द मॉलिक्यूल काम करता है, इस वजह से क्या करते हैं कि आसानी से वोलाटाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं और ये लेस वोलाटाइल होते हैं। अगर ये लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल का मतलब कि जल्दी उड़ नहीं रहा है। अगर जल्दी उड़ नहीं रहा है इसका मतलब तो साफ है ना कि इसका भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। जब भी दो मॉलिक्यूल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल सेपरेट करे जाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। कोई पूछता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, तो आप सिंपल सा लिख देना, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वहां पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब बात कर लेते हैं 100 बात की एक बात, जहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? फिनॉल की रिएक्शन देखी, एक बार ब्रोमीन के साथ, एक बार देखी नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम लोग फिनॉल की ब्रोमिनेशन करा रहे होते तो हमें मीडियम चेक करना होगा। अगर मीडियम हमारे पास पोलर हुआ और या फिर नॉन पोलर हुआ, तो नॉन पोलर में हम लोगों ने देखा था कार्बन डाइसल्फाइड होगा या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो अगर पोलर हुआ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन हुई थी, जहां पर देखा था व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। नॉन पोलर मीडियम की बात करें तो वहां पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ बात करें तो नाइट्रिक एसिड में हमें दो चीज दिमाग में रखनी है कि डाइल्यूट है
है या फिर कंसंट्रेटेड है। तो जब भी दुनिया में कहती है कंसंट्रेट करने के लिए, इसका मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। तो कंसंट्रेटेड में ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़े थे, तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बनता है, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर डाइल्यूट वाले में जिंदगी में दिल एक बार लगाना है, तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पर बनता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस की। तो कपलिंग रिएक्शंस में हम लोग डाइस की फॉर्मेशंस करते हैं। डाइस का मतलब कि कलरफुल हमारे पास एजेंट बनाएंगे हम लोग, जिसका इस्तेमाल कपड़ों की रंगाई वंगाई के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ये बात तो पता है ना कि जो OH होता है, दैट मीन जो फिनॉल का जो OH होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। हमें उसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से मतलब है। तो फिनॉल को मैंने यहाँ देखो लिटा के लिख दिया है और उसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब उसके बाद क्या कर रखा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका Cl और इसका H आपस में कंबाइन हुए HCl बनकर निकल गए। और ये जो नाइट्रोजन था और ये जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन जहाँ से निकल गया है, इन दोनों को आपस में नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। बड़ा आसान है याद करना। देखो OH था, मीडियम भी हम लोगों ने कैसा ले रखा था, OH माइनस, और O फॉर OH माइनस और O फॉर ऑरेंज। तो जो डाई बनी भी है तो ऑरेंज कलर की बनी है। तो याद रखना, जब हम लोग फिनॉल लेते हैं तो डाई कैसी कलर की बनती, ऑरेंज कलर की। जिस तरीके से हम लोगों ने फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन देखी है, इन द सेम वे एनिलीन की भी कपलिंग रिएक्शन है। तो लगे हाथ तो इसको भी हम लोग यही निपटा देते हैं। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ जिस तरीके से हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया था, यहाँ पर इन द सेम में यहाँ भी एनिलीन के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हमने सिर्फ खींचा है, पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन से, ये में मतलब है। तो H और Cl को निकाल दिया। हम लोगों ने मीडियम कौन सा ले रखा है, एसिडिक मीडिया ले रखा है। तो ध्यान रखना एनिलीन कैसा, लुईस बेस है। तो लुईस बेस के सामने हम लोगों ने कौन सा चीज़ रखा है, यहाँ पर H+ ले रखा है, ठीक है। याद करने वाली चीज़ क्या है कि हमें ना कि इसकी कलर याद करना है। एनिलीन का स्पेलिंग क्या होता है, ANILIN, ये तो पता है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर एनिलीन की स्पेलिंग तो ANYLINE क्यों नहीं हो सकता है, एनीथिंग की स्पेलिंग तो ऐसी होती है। हमने कहा कि भाई देख अंग्रेजी के लोचे हैं, तो अंग्रेजी मैं तो नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो जो अंग्रेजी के टीचर होंगे उनसे पूछ लेना हमने कि, लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बन गई। हमने कहा कि देख जो एनीथिंग तू बोलता है ना, तो एनीथिंग की स्पेलिंग कुछ बच्चे हो सकते हैं एनिलीन ऐसे ना लिखे ऐसे लिखे, तो उससे ये याद कर सकता है कि एनिलीन का जो कलर होता है येलो होता है। तुमने की बहुत अच्छी बात है यार, तूने स्पेलिंग पूछी, मैंने इससे शॉर्ट ट्रिक बना ली। तुमने एक बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला वो तो बड़ा आसान है बताना, क्योंकि यहाँ पर भाई पैरा पोजीशन पर अमीनो है, तो पैरा अमीनो हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरी एजोबेंजीन, ठीक है। तो जो कलर होगी कैसी होगी, येलो। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताते हैं। स्टेप 1 में एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पर देखो हमारे पास पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये जो हमारे पास आया है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहाँ पर लिखा रहेगा डाइल्यूट HCl, या फिर आपको खोपड़ी पर लिखा रहेगा H+/H2O। करना क्या पता है, ये जो पार्ट है देखो मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट तो निकल जाता है। कितना पार्ट, ये पार्ट। यहाँ पर होगा क्या, देखो ये एसीटोन बनकर निकल CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो यहाँ पर एसीटोन बनकर निकल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस यहाँ पर बन जाता है ये जो OH ग्रुप बचता है, ये आकर यहाँ पर चिपक जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाता है फिनॉल। पेपर में कई दफ़ा आपसे पूछ लेता है क्यूमीन से फिनॉल बनाना एक बेस्ट मेथड क्यों है। तो पहला तो रीज़न यही है कि फिनॉल अच्छी अमाउंट में बनता है और साथ ही साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट एसीटोन है, इसकी भी जो ईल्ड होती है काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से हम लोग कहते हैं ये अच्छा है। अब बात करते हैं पाँचवा तरीके की। पाँचवा तरीका है सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको सैलिसिलिक एसिड पता होना चाहिए। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होती है, अगर ये हमारे पास फिनॉल है, क्या है ये फिनॉल, और यहाँ पर है COOH, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग ट्रीटमेंट किसके साथ कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ।
तो यहाँ पर करा क्या है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन। कर क्या, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरी चीज़ है, ये जो है पूरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से उड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे ये CO2 उड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि सैलिसिलिक एसिड क्या होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल को प्रिपेयर करने का जो छठा मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये तो पता ना कि ये हमारे सामने ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका अगर हम करा दें ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा दें, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है OMgCl। अभी करा था भाई साहब, अभी करा है। इसी के जैसा रिएक्शन हम लोगों ने देखा था ना, क्यूमीन वाला। तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन जैसे बीच में इंसर्ट हो गया था। तो यहाँ पर इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ऑक्सीजन आ गया, OMgCl। तो जब भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, तो मैंने बार बार कहा था कि आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, कौन सा स्टेप, सेकेंड स्टेप भाई साहब हाइड्रोलिसिस ही होता है। तो रिएक्शन विथ वाटर होता है, तो H+ और OH में से ब्रेक हो जाएगा वाटर। और यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन कर देनी है। बाई प्रोडक्ट भी देखना है तो आप देख लो। सिर्फ 3 मिनट दे देना भाई, सारे क्वेश्चन बिना रट्टा लगवाए आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। फिर ध्यान से सुनो जरा मैं क्या रहा हूँ। देखो मेरे पास ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कोई डायरेक्टली क्या है, ग्रुप अटैच्ड है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो उसके बगल वाले हमारे पास कार्बन होता है उसको बोलते हैं, मतलब उस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो के जस्ट बगल वाला होता है मेटा, मेटा के जस्ट बगल वाला होता है पैरा। सिमिलरली इधर से भी वही, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके जस्ट बगल वाला एडजेसेंट वाला ऑर्थो, फिर उसके जस्ट बगल वाला मेटा, उसके जस्ट बगल वाला पैरा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये है मेरे पास एनिलीन और ये है मेरे पास फिनॉल। नाम लिख लो, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सुनो, इन सबके पास है लोन पेयर, इन सबके पास है लोन पेयर, समझ गए। तो ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, याद रखो मेरी शब्द ध्यान से सुनो, ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और उनके पास लोन पेयर होता है, वो जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। का मतलब हुआ कि जब कोई कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन करने आ रहा होगा तो जो ग्रुप अटैच होंगी वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होंगी या फिर पैरा पोजीशन पर। देख लो मैंने ऑर्थो पैरा पोजीशन इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ग्रुप के जस्ट सामने पैरा और ग्रुप के जस्ट अगल बगल होता है ऑर्थो। क्लियर? तो ध्यान रखना ये तीनों क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहां ध्यान से सुनो, नीचे अगर बेंजीन रिंग के से जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप के पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो। ध्यान रखना बेंजीन रिंग के कार्बन से, बेंजीन रिंग के कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है अगर उसका पहले एटम देखो, देखो बेंजीन रिंग के कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसका पहला एटम अगर उसके पास पाई बॉन्ड होता है तो ध्यान रखना वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इन दोनों के पास क्या है, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है। देखो बेंजीन रिंग से जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है उसका पहले एटम के पास पाई बॉन्ड है। तो जब भी ऐसा होता है तो ध्यान रखना वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। समझ गए? समझ गए ना भाई? समझ गए? ठीक है। अब मतलब कि ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड, ये है मेरे पास नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजीन में ये जो COOH है और नाइट्रो ग्रुप है, NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप, ये है मेटा डायरेक्टिंग। अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलता हूं कि नाइट्रेशन क्या होता है तो याद रखना नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। नाइट्रेशन में N फॉर नाइट्रेशन और N फॉर नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन में होगा नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन में होगा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर याद रखना कि नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कई बार देंगे और कई बार नहीं देंगे। तो दिमाग में रखना कि नाइट्रेशन में मेन जो याद करना क्या है, HNO3। तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप जाकर जुड़ता है। याद रखना नाइट्रेशन अगर होता है तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है NO2
NO2, याद कर लो NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। तो जब भी नाइट्रेशन होगा तो NO2 ग्रुप जाकर जुड़ेगा, जब भी सल्फोनेशन होगा तो SO3H ग्रुप जुड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। लिख लो सल्फोनिक ग्रुप, लिख दूं मैं? ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो चलो फिर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं सीधे। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको दिमाग में रख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं पेपर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या बार बार पेपर दिखाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि देखो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन की खोपड़ी पर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, इसका मुझे कराना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर जब भी नाइट्रेशन होगा तो बार बार चिल्लाओ, ओ भाई नाइट्रेशन चनो तरीके से रिएक्शन है। ओहो, जब भी नाइट्रेशन होता है तो याद रखना कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप। जब भी नाइट्रेशन होता है तो कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप। NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। उसके पहले आपने सोचा ओ भाई ये देख बेंजीन के डायरेक्टली खोपड़ी पर Cl है, Cl तो OP है। क्यों OP है, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, सुनो, अभी मैं बताया था ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली ये रहा Cl तो रहेगा। यहाँ पर ना ऑर्थो, ये पता है, मैंने अभी बताया था कि दिस इज O एंड P का मतलब ऑर्थो एंड पैरा। तो एक बार NO2 को लेके जाकर जोड़ो ऑर्थो पोजीशन पर। तो मैंने कहा था कि देखो इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला होता है ऑर्थो, तो आप NO2 यहाँ भी जोड़ सकते थे, यहाँ भी जोड़ सकते थे, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ जोड़ रखा है। और क्या बनेगा यहाँ पर, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ पर बनेगा Cl तो रहेगा ही रहेगा। एक बार मैंने क्या बताया, ग्रुप के जस्ट सामने क्या होता है, यहाँ पर होता है पैरा। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रुप जुड़ जाएगा NO2। तो मैंने बोला कि क्लोरोबेंजीन का अगर नाइट्रेशन होता है, मतलब कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, तो नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि जो क्लोरीन है बेंजीन रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड बेंजीन रिंग से, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो जब भी बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो उसके पास लोन पेयर है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब कि जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से जाकर अटैच होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप इसकी कराते हो सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में मैंने क्या बताया कि सल्फोनेशन में भाई साहब आपके पास SO3H ग्रुप जाकर जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, कुछ नया नहीं करना है साहब, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। बस दिमाग में रखना कि सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वहां पर जो ग्रुप जुड़ता है वो कौन सा ग्रुप जुड़ता है, SO3H। तो यहाँ पर लिखना है Cl, यहाँ पर पहले ऑर्थो पे लगाना है SO3H, फिर उसके बाद कहाँ लगा देना, पैरा पे। तो पैरा तो पता है ना, देखो ये मेरे पास था Cl और Cl के जस्ट सामने होता है पैरा, तो यहाँ पर अटैच हो गया SO3H। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, अब देखो ये तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, इसको जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, ये होता है Na+, ये होता है OH-, बार बार कहा है इसको आयन में तोड़ना है, Na+ और OH- में। ये 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी एसिडिफिकेशन कराई गई है। तो यहाँ पर बस आपको रिएजेंट याद कर लेने हैं, सिंपली याद करना है NaOH। तो सिंपली अगर देखना है यहाँ पर Na और Cl निकल जाते हैं और यहाँ पर खोपड़ी पर आ जाता है फिनॉल। तो भाई साहब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो भैया यहाँ पर करानी पड़ेगी आपको NaOH के साथ रिएक्शंस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, फिनॉल। समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लो, ये तो हो गई अलग बात है। अब यहीं पर लगे हाथों में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दे, या फिर इसी बोल देते हैं जिंक पाउडर के साथ करा दे, डस्ट बोलो या फिर पाउडर बोलो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखना, ये जो जिंक में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ऑक्सीजन हो जाता है गायब। तो यहाँ पर गायब हो गया तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर सिंपली बन जाता है बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, रिडक्शन। तो जिंक कराता है, यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर हुआ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन गया ना, तो ऑक्सीजन जाने से क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, तो सिंपली यहाँ पर बन जाता है बेंजीन। तो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि भाई साहब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे? तो समझ गए ना, क्लोरोबेंजीन से पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस कराएंगे, फिनॉल बना लेंगे, फिर जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करा देंगे तो बन जाएगा बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से आता कि बेंजीन से भाई साहब मेरे को बना दो नाइट्रोबेंजीन। तो कैसे बनाओगे नाइट्रोबेंजीन? सुनो, मैंने कहा कि जब भी आप नाइट्रेशन कराते हो तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, तो सिंपल सी बात है यार, इसकी करा देंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए आपको पता है कि रिएक्शन किसके साथ होती है? HNO3 के साथ। यहाँ पर जुड़ता क्या है तो पता होना चाहिए, NO2 ग्रुप जाकर जुड़ जाता है। तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ पर कोई ग्रुप तो है नहीं कि मुझे ऑर्थो पैरा चेक करना है, तो सिंपली क्या करना है, ले जाकर कहीं भी जोड़ दो। तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो पहले तो बेंजीन से बना लिया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अगर आपने नाइट्रोबेंजीन एक बार बना लिया तो भाई साहब फिर से सुनो, यहाँ पर अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, Fe प्लस HCl के साथ करा दें, या आपकी इच्छा है इसको इस्तेमाल ना करो, आप Sn प्लस HCl याद कर लो, Sn प्लस HCl का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, या फिर इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप H2PD का इस्तेमाल कर लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा लो, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो। क्या होता है कि भैया ये जो O2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में। O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2 में। तो यहाँ हो जाती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अभी मैंने क्या बताया? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन चला जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर N हो जाएगा और यहाँ पर H2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनिलीन। क्लियर हो गई? तो भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो भैया पूछा गया था बेंजीन से एनिलीन बना दो, तो सिंपल सा रिएक्शंस। आई होप क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर आएंगे। ठीक है, तो भाई जब बहुत बार आया ना यार तो दिमाग में, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, तो इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल मत भाई। तो यहाँ पर देखना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे करेंगे, क्लोरोबेंजीन से। अभी पीछे बताया था ना, तो NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एसिडिफिकेशन कराएगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से Na प्लस और OH माइनस, सिंपल सा फंडा है, क्या बन जाएगा मेरे पास? फिनॉल। अभी पीछे बता रखा हूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन कर दूँ, तो ये हो गया मेरे पास फिनॉल। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। अगर मैं इस एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ करा दूं, HNO2 का मतलब होता है नाइट्रस एसिड। HNO2 का मतलब होता है नाइट्रस एसिड। एक मजेदार कहानी सुन लो मेरी बात, कि NaNO2 लिखा गया हो और HCl लिखा गया हो तो एरो के ऊपर कई बार ये मिलेगा, कई बार ये नहीं मिलेगा, HNO2 मिलेगा। तो चाहे ये लिखो चाहे इनकी जगह पर HNO2 लिखो, मतलब एक ही है। मतलब क्या है कि ये दोनों करते क्या है, ध्यान से देखो। ये दोनों ना, ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? N2 प्लस Cl माइनस में, N2 प्लस Cl माइनस में। इसको हम लोग कहते हैं BDC। BDC का मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पूरा नाम लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन जाता है? फिनॉल। तो इसको दो टुकड़ों में पहले तोड़ दो, पानी को तोड़ने तो पता ही होगा, H प्लस में और OH माइनस में। पानी को भाई साहब तोड़ दो दो टुकड़ों में, H प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पर H और Cl निकल जाएगा। और मैंने बताया है कि भैया N2 जो है एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाता है, यहाँ HCl के फॉर्म में निकल गया। सिंपली ये जो OH है ना, ये OH जाकर यहाँ पर इस पूरे ग्रुप की जगह पर समझो चिपक जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा OH। कैसे आया? HCl गायब हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, तो यहाँ पर केवल बन जाएगा OH। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया फिनॉल। ठीक है, बाकी का देखो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए। बाकी बाई प्रोडक्ट आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये है मेरे पास बाई प्रोडक्ट, जिसको लिखो या ना लिखो आपकी चॉइस, लेकिन ये आपको मस्ट है लिखना, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो बोल रखा कि फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, याद रखना इंडस्ट्रियल मेथड है, इसका मतलब कि लार्ज स्केल पर अगर हमें फिनॉल की प्रिपरेशन करनी हो तो हम लोग क्यूमीन से प्रिपरेशन करते हैं। किससे करते हैं? क्यूमीन से। अब यहाँ पर कैसे, ये क्यूमीन क्या होता है ध्यान से सुनो। तो मैंने आपको जब नेमिंग रिएक्शन करवाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आइसोप्रोपिल ग्रुप, क्या बताया था? आइसोप्रोपिल ग्रुप। चलो मैं यही समझा दे रहा हूं। तो क्या होता है आइसोप्रोपिल ग्रुप? एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो और उस कार्बन के साथ भी ये अगर हाइड्रोजन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको छुपा दो। इतना पार्ट मेरे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। ध्यान से जाकर देखोगे तो मैंने पहले जो नेमिंग रिएक्शंस कराया था वहां पर समझाया था कि भाई साहब ये मेरे पास है क्या? आइसोप्रोपिल ग्रुप समझाया था, जाके देख लेना। दिस इज व्हाट आइसोप्रोपिल ग्रुप। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आगे भी, तो अभी भी दिमाग में रख लो। तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, ठीक है? तो इसको दिमाग में रख लो, आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है, ठीक है? क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या था, जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले ये इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं इसको? क्यूमीन। तो क्यूमीन को और हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो क्यूमीन इज आल्सो नोन एज आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है देखो, ये ऊपर वाला पार्ट आइसोप्रोपिल और ये रहा बेंजीन, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रैप। देखो क्या बनेगा, सिंपल सा तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ देखो कार्बन रखो, चलो मैं जिस तरीके से कलर है वैसे ही दिखा दूं सब कुछ। तो यहाँ पर आपको लेना है CH3 और यहाँ पर भी लगाना है CH3 और इन कार्बन के बीच में अटैच कर देना है ये दोनों ऑक्सीजन को। यहाँ पे देखो मैं कर दे रहा हूँ ब्लैक, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक, समझ गए ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन पर ऑक्साइड। क्यूमीन पर ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन का लिंकेज होता है ना, इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, ठीक है? अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है मेरे भाई। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस स्टेप दिमाग में रखो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। एक बार यहाँ से तोड़ दो और इसको यहाँ से तोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन बन जाएगा और ये जो OH है आकर यहीं पर अटैच हो जाएगा। कहोगे समझे नहीं, तो ध्यान से देखो, मैं अभी समझाता हूँ। देखो ये जो मेरे पास ब्लैक वाला OH है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर बन जाएगा CH3, फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। समझ में आ गया? तो ये हो गई यहाँ पर क्यूमीन से हम लोगों ने क्या बना लिया? फिनॉल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिपरेशंस कर ली। एक पहले तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया, फिर वार्म वाटर के साथ तो फिनॉल बन गया, और दूसरा क्लोरोबेंजीन से बनाया और तीसरा क्यूमीन से बना लिया। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना। अब ध्यान से जरा भाई साहब, आपको इतनी डिमांड थी तो पेपर देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो पिक्रिक एसिड बनाना है फिनॉल से, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है? अब बेंजीन फ्रॉम फिनॉल तो भाई पीछे बता रखे हैं, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल अभी पीछे बताया था। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो इसको भी हम लोग सीखते हैं। कितनी बार पूछा गया? बहुत बार पूछा गया भाई पिक्रिक एसिड, दिखा। और दूसरी पेपर देखो, दूसरे पेपर में देखोगे, देखो फिर से पूछा गया पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। फिर से भाई साहब पीछे बताया था, फिर से देखो बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो क्या करोगे? जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो यहाँ भी बता रखे हैं। फिर से देखोगे, फिर से देखो दूसरा पेपर, यहाँ देखो फिर से दूसरा पेपर। तो दूसरे पेपर में भैया देखो पिक्रिक एसिड फिर से पूछ रखा। मतलब भाई ये लोग तो पागल हो गए, फिनॉल से बेंजीन बार बार पूछा गया। 3 के 3 पेपर में भाई फिनॉल से बेंजीन, पिक्रिक एसिड हर बार आया है। तो मतलब
तो क्या समझे भाई साहब कि ये रिएक्शंस है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, तो दिमाग में रख लो, चांसेस हैं कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब कर सीखने जा रहे हैं फिनॉल की नाइट्रेशन। फिनॉल की नाइट्रेशन का मतलब होता है फिनॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस और नाइट्रो ग्रुप का साथ जुड़ना, समझ गए ना। तो फिनॉल को ऐसे पहले या तो ये बोल दो कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, या दूसरा लैंग्वेज क्या होगी, फिनॉल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि HNO3 कंसंट्रेटेड रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, डाइल्यूट रहेगा तो कैसे होगी। ठीक, तो इसी चीज को समझना। तो कंसंट्रेटेड में अलग होता है, डाइल्यूट में अलग होता है, इस चीज को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो बाकी तो यहाँ तो समझ में आ गया कि फिनॉल रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ। तो डैम से और यार एक बात तो पक्की है कि NO2 ग्रुप जाकर जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात भी समझ में आती है कि क्योंकि अभी कौन से बताया था कि OH जो है ONP है। ONP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब सुनो, जब फिनॉल कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये दोनों रहे ऑर्थो और ये रहा मेरे पास पैरा। तो ध्यान से रख सुनना भाई साहब, जब भी कॉन्क HNO3 के साथ फिनॉल रिएक्शंस करता है तो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर लेना है तेरे को OH और यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये है मेरे पास Br। ओ भाई Br कहाँ पर है, HNO3 है ना, तो NO2। तो यहाँ पर मेरे पास NO2, ठीक है लिख लेना, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी मेरे पास NO2। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पिक्रिक एसिड। भाई ये रहा मेरे पास पिक्रिक एसिड, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम भी जान लो, क्योंकि उन लोग का दिमाग खराब होगा ना तो दूसरा भी पूछ लेंगे, कैसे नाम करोगे। तो यहाँ देते हैं 1, यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 3, यहाँ देंगे 4, यहाँ देंगे 5, यहाँ देंगे 6। तो यहाँ देखो 2,4,6 क्या लिखोगे, 2,4,6। देखो NO2 कहाँ पर है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पे। तो लाइन से लिखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो 3 बार है तो ट्राई नाइट्रो। और अगर इन तीनों को छुपा दे रहे तो क्या दिख रहा है, फिनॉल। तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। तो कई बार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TNP का मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। तो पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम ये तो समझ ही गए। तो सिमिलर तरीके से अगर डाइफिनॉल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ तो प्रोडक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है फर्क, देखो। तो यहाँ से D से याद करना डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में ना फिनॉल को 2 बार लिखना, तो D मतलब कि डबल, तो फिनॉल को 2 बार लिखना। तो लिखो पहले 2 बार, लिखो 2 बार। लिख लिया, लिख लिया भाई, लिख लिया। तो लिख लिया आपने, आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, तो 2 बार लिख लिया आपने। ठीक है, लिख लो। तो यहाँ भी लिख लो OH। अब यहाँ पर देखो एक ही बार में सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में मान लो एक बार ऑर्थो ऑक्यूपाई होगा, एक बार पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 ग्रुप अटैच हो गया एक बार ऑर्थो पर, एक बार NO2 ग्रुप अटैच हो गया पैरा पर। तो यहाँ पर भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन भैया साहब एक सिंगल पहले, मतलब एक बार रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, फिर एक बार पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिनॉल का अभी पीछे बोला गया था, फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, बेंजीन बन जाता है। ये ऑक्सीजन उड़ जाता है, अभी मैंने पीछे बताया था रिडक्शन होता है, पीछे बता रखा भाई, अभी जस्ट तो बताया। तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन। तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दिमाग में रख लेना ये। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो भाई साहब, बहुत ही प्यारा रिएक्शन अभी जो पीछे पड़ गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी काम होगा। अगर बोला जाएगी ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल या ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, इसका मतलब हो गया कि फिनॉल में ब्रोमीन का एडिशन और एनिलीन में ब्रोमीन का एडिशन। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन एडिशन हो तो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है, फिनॉल में। देखो सिंपली क्या करना है, वो बोलेंगे कि फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन के बगल में लिख देंगे एक्वस, या तो एक्वस लिख देंगे या
H2 के बगल में लिख देंगे पानी। तो करना कुछ नहीं भाई साहब, नानी नानी कर देना, कुछ नहीं करना। देखो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि OH क्या है, OP है, OP। तो सिंपली यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ भी लगा देना Br, यहाँ भी लगा देना Br और यहाँ भी लगा देना Br, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझ गए ना, समझ गए ना भाई साहब। तो ये तो बड़ा ही आसान था भाई, इसमें क्या ही था। अब सिमिलर तरीके से एनिलीन है, ये लो, ये रहा मेरे पास एनिलीन। अब एनिलीन भी बड़े प्यार से रिएक्शन करता है, कुछ नहीं करता भाई, ये भी पागल है। यहाँ भी क्या अटैच होगा, Br, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ध्यान से ना, यहाँ NH2 है, ठीक है, ये NH2 है, तो यहाँ भी तो NH2 रहेगा ना भाई, गलती से लिख दिया है, इतना तो माफ़ करोगे ही ना। तो यहाँ भी हो जाएगा Br, यहाँ भी हो जाएगा Br, यहाँ भी हो जाएगा Br। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्या, एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर देखो एनिलीन था ना, NH2 था, तो एनिलीन। क्लियर हो गई ना, ठीक है साहब। तो दिमाग में रख लेना इतना कि यहाँ पर क्या करना था। तो सब कुछ सिंपल था, बिल्कुल इजी था। तो बाकी इसके बाद की रिएक्शन देखो यहाँ पर।